Hello students, we were discussing chapter number 7 that is P block elements. P block elements और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 15 में भी हमने स्टार्ट कर लिया था ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड या फोर्थ पॉइंट था, आप उसको मैनेज कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर में भी हमने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है, इन 5 एलिमेंट के लिए, ठीक है, हमने दिया था और फॉस्फोरस तक हम कर चुके थे। ऑक्सीडेशन नंबर ये भाई साहब -3 दिखा रहे थे, +3 भी दिखा सकते हैं, ये +3 +5, ठीक है, एज इट इज +3 +5 सबके लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि NH2NP3 ये क्या है, कॉमन ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पूरे ग्रुप का है, ठीक है। चलिए, आर्सेनिक के लिए क्या होगा, यही होगा, एंटीमनी के लिए क्या होगा, यही होगा, बिस्मथ के लिए क्या होगा, ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा। यानी कि जो कल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, पूरा कंसेप्ट वही है एज इट इज, जैसा होता आया है सभी एलिमेंट्स के लिए, ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर वैलेंस शेल, ठीक है। एक ही ग्रुप का वैलेंस शेल का सभी का एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। वो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, वो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में उसका जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन से वाला होगा, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कल जो आपको बताया गया था, जिसमें इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड बनते हैं। इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड में इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं शॉर्टर होते हैं, एक्सियल लॉन्गर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। अब हमें पता लग गया ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करेगा, लेकिन अब हम अच्छा, ये प्लस माइनस भी हमने बताया था, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अगर नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तो प्लस में शो करेगा, कम से अटैच है तो माइनस में शो करेगा। NCl3 में प्लस करेगा और NH3 में माइनस करेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ क्या बात आती है कि टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। ये सब मैं आपको 11th में भी कराया था, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझो, हैशटैग है एक नया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्या बोल रहा है कि जो टेंडेंसी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी है इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 +5 +5, इसको शो करने की टेंडेंसी, इसको शो करने की क्षमता, इसको शो करने की पावर, जब नीचे चलेंगे ग्रुप में तो कम होती चली जाएगी। लास्ट वाले एलिमेंट तो शो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन समझ लीजिए, ठीक है। इसका रीजन है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं लिख देता हूं क्या रीजन है इसका, इनर्ट रीजन, बहुत दिन बाद रीजन लिखा इसका, पता ना गलत तरीके से दिखाई नहीं। इनर्ट पेयर फैक्ट। अब ये क्या होता है, जिसने 11th में समझा होगा वो समझ जाएगा, नहीं समझा होगा वो अब समझ जाएगा, क्योंकि पेपर में तो हमें करके जाना है। चलिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू क्या होता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सबके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 5 सबके पास, जिसमें से कि ये NS2 और एक तो 2 तो S में है और 3 है P में, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, शेल नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन, ठीक है। 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है। 6th भी बना लेते हैं क्योंकि 6th की तो जरूरत ही पड़ेगी बिल्कुल। ये बन गई, ठीक है।
ये एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरा एटम है, इसका छोटा सा पार्ट मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट है तो यहाँ भैया यहाँ 2s2 2p3 आ जाएगा, 3s2 3p3 आ जाएगा, 4s2 4p3 आ जाएगा, 5s2 5p3 आ जाएगा, 6s2 6p3 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और बिस्मथ के लिए 6s2 6p3 है। हम इसको लास्ट वाले पे ही कंसिडर कर लेते हैं कि इसने +5 क्यों नहीं किया। इसी का रीजन हम बता दें, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। ठीक है, अगर किसी का दिमाग लग रहा हो तो इनर्ट पेयर, ये पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, नाम से पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है देखते हैं। ये जो 6 है, 6th शेल जो है, इसके सबसे अंदर की साइड कौन सा ऑर्बिटल है? सब शेल नहीं, हाँ सब शेल, मतलब कौन सा सब शेल है? 5th शेल है, 5th शेल का कौन सा सब शेल इसको फेस करेगा? अगर हमें पता हो तो 5 में डी भी होता है और 5 में एफ भी होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5s2 5p3 5b 5f, और यहाँ हमारा 6s2 6p3 है बेटा। ठीक है, हमने बताया था जब आपको हमने 3rd चैप्टर पढ़ाया क्लास 11th में कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, 2 3 2 3 2 3 2 3, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब न्यूक्लियस की साइड अट्रैक्टेड हैं, न्यूक्लियस की साइड अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये आपस में भी तो रिपेल करने चाहिए, ये शेल आपस में भी तो रिपेल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। और इस रिपेलिंग पावर को हम क्या बोल रहे थे? इस रिपल्सन को हम क्या बोल रहे थे? शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट का जो हमने बताया था, आपको कोड बताया था SPDF, ये बताया था। हमने कहा था कि एच शेल का सब शेल सबसे ज्यादा शील्ड कर पाता है, किसको? बाहर वाले शेल को सबसे ज्यादा धकेल पाता है, फिर P उससे कम धकेल पाता है, D उससे भी कम धकेल पाता है, लेकिन F तो बहुत ही कम धकेल पाएगा, नेग्लिजिबल। जब F इस तरीके से काम कर पाएगा तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6th शेल को, ये जो 6th शेल है ये वाली यहाँ, इसको फेस कौन कर रहा है? F 5th का। कौन फेस कर रहा है बाबू? F 5th का। और जब F 5th का फेस कर रहा है तो इसका तो शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। 5f ऑर्बिटल जो होगा ना वो पुअर करेगा शील्डिंग, और जब वो पुअर करेगा तो ये यहाँ जो F, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो आपके लिए, आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ मैंने बना दिया 6s2 6p3, यानी कि यहाँ अट्रैक्टेड तो थे ही, ठीक है, ये भी अट्रैक्टेड है, ये तो है, ठीक है, 5f ये भी अट्रैक्टेड है, 5th शेल भी यहाँ से स्टार्ट होकर 6th शेल भी स्टार्ट है, और यहाँ रिपल्सन लगना है, लेकिन ये रिपल्सन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पुअर शील्डिंग है F का, क्योंकि पुअर शील्डिंग है F का, क्योंकि पुअर शील्डिंग है F का। और जब पुअर शील्डिंग है तो ये जो अट्रैक्शन है, दो ही तो फोर्स लग रहे हैं 6th शेल पे, एक तो लग रहा है अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस, एक लग रहा है रिपल्सन। रिपल्सन नहीं लगा तो अट्रैक्शन लग गया, और जब अट्रैक्शन लग गया तो एटम सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि 6s2 and 6p3 आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की साइड ज्यादा अट्रैक्टेड है। और दोनों में से कौन, अगर मैं इसको कहूँ ns2 and p3, तो दोनों में से कौन 6s2 6s3 में दोनों में से कौन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है? बताओ बेटा, 6s है कि 6p है? आपको पता है s सबसे पहले बनता है, s सबसे ज्यादा नजदीक है। अगर न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक s है तो ये s ज्यादा अट्रैक्टेड भी होगा, और जब ये ज्यादा अट्रैक्टेड होगा ये फिर इनर्ट हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा इनर्ट। और जब ये इनर्ट हो जाएगा ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर में टेक पार्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा, ये बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं करेगा। तो ये जो पेयर है ये इनर्ट हो चुकी है। अब जो 2 और 3 कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन कभी कभी यूज हो रहे थे, जैसे PCl5 में हो गए थे, ठीक है, ASF5 में हो गए थे, वहां नहीं होंगे, अब केवल 3 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, क्योंकि ये तो इनर्ट हो चुका। ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इसलिए लास्ट का जो बिस्मथ है उसके 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। अब ये केवल +3 शो करेगा और यही हमने लाइन लिखी थी, टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी वाली, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है, इनर्ट फेयर इफेक्ट, ये भी आपकी कहानी, ठीक है। तो ये पूरा इफेक्ट लगा है। तो यहां यूज हुआ हमारा इनर्ट फेयर इफेक्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में जो था हमारा वो खत्म हो चुका है टॉपिक, ठीक है। अब आती है ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, करते हैं चलो। अब हमारे ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे होता है, करें, चलो करते हैं। हमको चेक करना है, ये ग्रुप है पूरा 15 ग्रुप, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा ए, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी आप क्या चेक करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपने 3rd चैप्टर में चेक की थी क्लास 11 की, एटॉमिक साइज, ठीक है। बी, एटॉमिक साइज का आपको पता है इंक्रीज होता है डाउन टू द ग्रुप। सिंपल, मैं एक रीजन लिखूंगा, ये आपको पता ही है कैसे होता है। एटॉमिक साइज के बाद एटॉमिक रेडियस लिख लेंगे आप, इसको वही हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखोगे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एटम बड़ा होगा, NPAS, बड़ा होता चला जाएगा ना, तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो गया, उसको बाहर निकालना इजी है, तो उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल है। इसके बाद हमारा आया आयनाइजेशन एंथैल्पी में ही यहाँ एक हैशटैग है, Group 15 has high ionization enthalpy first। जो पहले वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई है देन दैट ऑफ ग्रुप 16। इसका रीजन है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कैसे देख लो, ग्रुप 15 का NH2NP3, ग्रुप 16 का NH2NP4। अब यहाँ भाई NH2 और NP3 है, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ क्या है NH2 और यहाँ है भाई NP4 2 3, ये और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका है 3rd, इसका है 4th निकालना इजी है, यहाँ 3rd निकालना टिपिकल है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, यानी कि इसके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, एंड द मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मोर सिमेट्रिकल शेप और मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कहीं भी केमिस्ट्री में मिले वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी यहाँ अनसिमेट्रिकल है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा क्योंकि इसको अब स्टेबिलिटी मिल गई तुरंत,
ठीक है, तो 16 से ज्यादा 15 का होगा, जबकि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड टेबल में जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो बढ़ता है क्योंकि साइज छोटा होता चला जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है ड्यू टू हाफ फेज स्टेबिलिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH में इसको लिख रहा हूँ केवल सिंबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो रहेगी, नेगेटिव जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू तो होनी ही है, आपको पता ही है क्यों होनी है, क्योंकि वहां पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट स्टेबलाइज, और जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा तो कोई भी चीज जब स्टेबलाइज होती है तो वो क्या करती है, वो क्या करती है स्टेबलाइज होने के बाद क्या करती है, वो एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा थी और उसने जो है रिलीज कर दिया। कल साइन जो कराए थे तो उसमें क्या हुआ है, बांट दिया है। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग काम करना क्या मेरे पास है नहीं, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव तो वैल्यू होना ही है, स्टेबलाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद क्या करना होता है, जब नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो ये नेगेटिव वैल्यू अब टॉप टू बॉटम घटेगी या बढ़ेगी, जहां इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा वहां ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, जहां वहां ज्यादा एनर्जी एटम की निकलेगी, और वो स्टेबलाइजेशन कहाँ मिलेगा, जहां उसको अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा मिलेगा, अट्रैक्शन वहां ज्यादा मिलेगा जहां जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव कहाँ ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव वहां ज्यादा होगा जहां साइज छोटा होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो नेगेटिव वैल्यू टॉप टू बॉटम जब नीचे जाते हो ना तो डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप की बात चल रही है, पीरियड की तो बात चल रही है, तो टॉप टू बॉटम लिखो ना लिखो पूरे ग्रुप में डिक्रीज होगी, बस बात खत्म। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये भी बेटा डिक्रीज होती है, सबको पता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेना, इसको ये जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव ऐसे करके लिख लेना। ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी और भी करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। अभी तक तो इतना ही है, आज के लिए इतना ही है, आज थोड़ा छोटा सा ही लेक्चर है, बाकी कल करते हैं इसको। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।